आदाब। आप जो स्क्रीन पे चेहरा देख रहे हैं इसका नाम है इलियट अब्राम। ये इंसानियत का कातिल है, ये हज़ारों लोगों का कातिल है। अगर इसको 10,000 साल की सज़ा भी मिले तो कम है। ये रेगन के ज़माने में एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ में हज़ारों लोगों को कत्ल करवाया है, हज़ारों। और इराक के ऊपर जब हमला हो रहा था, जो टीम बैठी थी फ्रंट में नियोकॉन्स की, उसमें एक था ये आदमी, और गाज़ा को ख़त्म करने की वकालत करता है। यह ज़ायनिस्ट है, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। ज़ायनिस्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? सह्यूनी। और ये बहुत एक नाकामयाब लॉयर भी था, हार्वर्ड से फारिग है, और 3 एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के तीनों में काम करा है। और ह्यूमन राइट्स, वाइट हाउस की तरफ से ये ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी में था, और ह्यूमन राइट्स के लोग इसके खिलाफ थे। ये इतना बड़ा मुजरिम है ये। और आप इसका इंटरव्यू सुनिए, एक के क्लिप निकाल के लाया हूं मैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। आप आखिरी तक देखिए। इसका नाम है इलियट अब्राम, ज़ायनिस्ट, और बोलता है ये 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं हो सकता, और जब तक के 11 हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होंगे, नो पीस, उस वक्त तक कत्लेआम होते रहेगा। तो अब आप क्लिप्स देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये फ्रांस 24 को इंटरव्यू दिया है, सुनने के काबिल है। एंकर को देखिए आप, वॉरमॉन्गर, और ये भी वॉरमॉन्गर, और ये इंटरव्यू देखने के काबिल है कि, और इनको तकलीफ इस बात की है कि ट्रंप इनके काबू में नहीं आ रहा है, और वो ईरान के साथ नेगोशिएशंस सीरियस लेवल पे चल रहे हैं, कहीं वो कंसेशंस ना दे दे। भाई ओबामा के जैसी डील होगी, कुछ न आगे पीछे, और क्या होने वाला है। तो आगे देखिए। Talks between Iran and the United States, direct talks for the first time in years. It seems the Trump administration is bent on striking a deal with Iran. Is this feasible? Is this something you wish? Well, first, it should be no surprise. I mean, it is what President Trump wanted in his first term. He almost met President of Iran, Khatami, in 2017, I guess it was, at the United Nations, but the Iranians didn't want it. But Trump's maximum pressure campaign has always had as its intention getting some kind of negotiation. Now it looks as if we will have it, although that's not certain. I mean, it can always break down. I think there's a real danger here, which is that the Iranians perceive that Trump is too anxious, and that his negotiator, Mr. Witkoff, is too anxious for a deal. अब आप देखिए, फ्रांस 24 का आदमी बोल रहा है कि भाई ये ट्रम्प जो है, ये जो डील करने जा रहा है, कहीं ये डील तो ना करें, कहीं डील करना दे, हमको डील नहीं चाहिए। ये फ्रांस 24 का एंकर को देखिए आप। अब ये अब्राम इलियट अब्राम क्या बोलता है? मुझे भी यही डर है, क्योंकि पहले टर्म में ट्रम्प खत्म से मिलना चाह रहा था ताकि डील हो जाए कुछ, मगर ईरान इज ए चोकर टू, जैसा ना साउथ अफ्रीका क्रिकेट में है चोकर। ऐन वक्त पे आके ये लोग ना फेल हो जाते। जिमी कार्टर के जमाने में भी ये लोग गलत हरकत करे थे। ये जिमी कार्टर को मुजरिम समझे, उसकी जगह पे रोनाल्ड रेगन आ गया। अगर जिमी कार्टर कंटिन्यू करता, शायद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात इतने खराब नहीं होते। मगर पता नहीं ईरान के पॉलिसी मेकर्स यहां पर आके कुछ गड़बड़ कर देते हैं। बहरहाल बोलना है कि ये कहीं डील ना हो जाए, भाई डील को रोको। और ये कह रहा है कि ट्रंप बहुत एंग्शियस है, डील करने पे एंग्शियस है।
इसका फायदा उठाते हुए ईरानी कोई अच्छी डील ना लेके चले जाए, क्योंकि ईरानियों की बड़ी खास बात है, ये बाजारी नेगोशिएशंस में बेहतरीन होते हैं। एक ईरानी वन ऑफ द टॉप नेगोशिएटर होता है। अब वो कंसेशंस तो ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप वांट्स ए डील, वो अपने नाम पे डील करना चाहते हैं, जैसा ना ओबामा के नाम पे हो रही थी, ये अपने नाम पे लेना चाहता है। तो कहीं ट्रंप जल्दबाजी तो नहीं कर रहा है। And should there be a deal, or are you much more in favor of a military strike against Iran's nuclear facilities, like has been advocated by Israel, of course, but also by some in Washington? Do you think that's the only way to deal with Iran, or should there be a peaceful solution? I think we should eliminate the Iranian nuclear weapons program. And I think it would be great to do that by diplomacy. If the Iranians are not willing to give up that program, then I think it should be destroyed by the United States and or Israel. But another... अब आप सुनिए, ये कह रहा है कि भाई क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करना है। तो ये कह रहा है बिल्कुल, जब तक एलिमिनेट नहीं होगा पूरा प्रोग्राम काम नहीं चलने वाला है। ये कैन को रोड के ऊपर किक करते ना, रोल होते जाता, इससे काम नहीं चलने वाला है। कंप्लीट एलिमिनेशन इंक्लूडिंग द मिसाइल प्रोग्राम। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है ये एंकर। ऐसा दिख रहा है कि जंगजू है, इसकी आंखों में जहर देखिए आप, और उसको फोर्स कर रहा है, और वो जवाब ये दे रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्लान एलिमिनेट हो जाना चाहिए। मगर नेगोशिएशंस तो वहां पर कुछ और हो रहे हैं। ईरान साफ कह रहा है मिसाइल प्रोग्राम नो नेगोशिएशंस, अब के यूरेनियम हम थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, हमारे पास ही रखेंगे सील करके, और लिमिटेड प्रोग्राम चलते रहेगा, और प्रॉक्सी खत्म नहीं होने वाले। ये ईरान के कंडीशंस है। हम बात करेंगे तो खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम की। Right, but some are saying that now Iran is weaker than ever. You mentioned Hezbollah, you mentioned Hamas, you mentioned the Houthis. So is this the time to strike Iran? I mean, there's also a deadline that was set by President Trump of 2 months. Do you think that this is a real option by the United States, not only by Israel? It's certainly an option, and we have seen Trump move a second aircraft carrier task force into the Middle East, move B-2s to Diego Garcia, move a THAAD air defense system to Israel. So the military capability is there, and the calendar is, as you say it, it's only 2 or 3 months before. अब ये एंकर कह रहा है कि ईरान तो कमजोर है, प्रॉक्सीज खत्म हो गए, क्या ये मौका नहीं है अमेरिका को हमला करने का? तो क्यों नहीं कर रहा अमेरिका? तो जवाब दे रहा है वो, वाइस प्रेसिडेंट भी हमले के खिलाफ है, ट्रंप भी खिलाफ है। देखिए, कोई प्रेसिडेंसी खतरा नहीं मोल ले सकती। ये कोई ना लीबिया नहीं है, ये कोई गाजा नहीं है, ये कोई जो है लबनान नहीं है, ये जो इराक भी नहीं है। ईरान 50 गुना बड़ी ताकत है, आग के शोले लग जाएंगे। और ट्रंप जंग का आदमी नहीं है। ट्रंप सिर्फ वो अपने लिए जीता है, बाय ट्रंप, ऑफ ट्रंप, फॉर ट्रंप। वो जोखिम में नहीं जाना चाहता। मैं ना आज तक की बात कर रहा हूं। और नेतन्याहू, ज़ायनिस्ट, न्यू कंजर्वेटिव, डिक चेनी, ये पूरी मुखालिफत में थे इसकी प्रेसिडेंसी के, यानी अंदर से। President himself, what is his mind on Iran? You worked in the first Trump administration on this very issue. Do you think he wants to go to war, or he wants to avoid this at all costs? He certainly doesn't want to go to war, and you can see him trying to bring a solution to the Gaza war, a solution to the Ukraine war. He certainly doesn't want this. The question, I think, though, is if the alternative is a really rotten deal, where he's going to be derided by me, for example, and certainly by Democrats. ये क्लिप में क्या पूछ रहा है? क्या ये जंग नहीं चाहता? तो ये जवाब दे रहा है
कि ट्रंप गाजा की वॉर भी खत्म करवाया, ये जंग नहीं चाहता। ये पहले टर्म में भी अपने जंग नहीं चाहता था। और ट्रंप का रिकॉर्ड है, एक दो इंसिडेंट्स को छोड़ के, ये न ईरानी अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करते हमेशा, वो कासिम सुलेमानी को मारने की वजह से। भाई चीजों को देखिए, यूक्रेन में ट्रंप का कोई हाथ नहीं है, अफगानिस्तान में कोई हाथ नहीं है, गाजा के अटैक में कोई हाथ नहीं है, सीरिया को तबाह करने में कोई हाथ नहीं है उसका। ट्रंप बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप ना अच्छा आदमी है, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई परफेक्शन तो कहीं पर भी नहीं है। तो अब ये बोल रहा है कि ट्रंप जंग नहीं चाहता, ओ बैड न्यूज है, ट्रंप जंग नहीं चाहता। भाई कैसा होगा आप? Still talking about the region, Donald Trump is to make his first foreign trip to Saudi Arabia. Obviously, there are lots of questions, but it's the one that stands out is whether there will be a deal between Saudi Arabia and Israel to normalize relationship. This seemed to be on the way until October 7th happened. Now it's much more difficult for Saudi Arabia because they've said we need clearly on the table a two-state solution, which the Israeli government currently is very unlikely to accept. How do you solve this conundrum? I don't think it can be solved in short order. You're exactly right. That's what the president wants. The Abraham Accords were his greatest diplomatic achievement. He would like to do that again, include Saudi Arabia, get the Nobel Peace Prize, which he would deserve if he can do all that. But I don't see where the Saudi and Israeli positions today can be reconciled. The Saudis demand something on Palestinian statehood that Israel, and I don't think it's just Netanyahu, I think after the October 7 attacks, it's Israel, left, right, and center. They're not going to agree to Palestinian statehood now. So, अब ट्रंप सऊदी अरेबिया जा रहा, सबसे पहला दौरा सऊदी अरब, यह भी तकलीफ हो रही है इसको। अब अब्राहम अकॉर्ड का क्या होगा? भाई सऊदी अरब तो कंडीशन रख दिया कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं आया, हम इसराइल से पुरअमन अब माहिदा नहीं कर सकते। तो इलियट बोलता है अब्राहम, इसराइल में खाली नेतन्याहू नहीं है, अब कोई भी इसराइली टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता। अरे तो मत माने, आपकी जमीन आपकी है, आप कौन होते नहीं बोलने वाले? इसराइली पब्लिक नहीं मानती तो नहीं माने, अगर वहां के पॉलिटिशियन नहीं मानते नहीं माने। मगर इसको देखिए आप, ये क्या कह रहा? नहीं 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 नहीं, इसराइल तो नहीं मानता, अब टू स्टेट सोल्यूशन का चांस नहीं। नो, ये बोल रहा है। The Gaza war ending, if there is an end in sight. I mean, President Trump put out his plan to essentially kick out the Palestinians, create a Riviera-style real estate over there. I mean, many people are saying this is just crazy, but do you think this is an actual plan? Well, I don't think it's practical. I mean, I do think you have to give credit for President Trump for saying he cares about the people who are living there in great misery. They have a right to a better life, and they're not going to get it in Gaza. So this is the only war. I mean, think of Ukraine or Syria or something else where people are not allowed to flee. Nobody's allowed to flee. It's remarkable. And Trump is saying they should be allowed to get out of the way of this. But I don't They should think be allowed to choose. Yes, they should be allowed to choose. And most Arab states say, no, that's a terrible thing. They can't leave because they're part of this great struggle against Israel. The war could end tomorrow if Hamas would release all the hostages. And I think Trump will continue to be pushing that. A further hostage exchange that creates a ceasefire and that then maybe leads to an end to the war. I don't think you can see an end to the war while hostages are still there. एंकर पूछ रहा है, अरे भाई ये गाजा के लोगों के ताल्लुक से क्या है? ट्रंप का प्लान था वो कि रिवेरिया बनाएंगे और गाजा के लोगों को निकाल देंगे। वाह 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 वाह, क्या प्लान है भाई? हालांकि ट्रंप का कोई प्लान नहीं था,
ये पूरे प्री प्लान स्टेटमेंट्स थे उसके ज़ायनिस्ट लॉबी को टेम करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिकली नहीं है, और अननेसेसरी ईरान की तरफ से इधर उधर से जो है ओवर रिएक्शन हुआ जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये प्लान प्रैक्टिकली नहीं है। अब ये इलियट अब्राम बोल रहा है यूक्रेन में से तो लोग गए रेफ्यूजीज बन के, लाखों चले गए, अफगानिस्तान से चले गए, सीरिया से चले गए, इराक से चले गए, फलस्तीनी क्यों नहीं जा सकते? मतलब हम जो तबाही मचाए हैं, अब तुम अमेरिका वगैरह वगैरह सारी दुनिया इसको संभालो और हमको जमीन साफ करके दो ये, ताकि फिर हम उस पर कब्जा कर लें। लेकिन देखो ना, नहीं जा रहे हैं लोग। इनसे कहा जा रहा कि स्ट्रगल करो, हाँ इस्राइल के खिलाफ डट जाओ, हाँ बिल्कुल। और बाय द वे, ये कोई गाजा वॉर नहीं हो रही है, देयर इज नो वॉर, ये जेनोसाइड है। जरा रट लीजिए लोगों को, ये वॉर नहीं है, ये जेनोसाइड है। और अनऑफिशियल फिगर ये है 2 लाख फलस्तीनियों का बेदर्दाना कत्ल हुआ है, 2 लाख। ये देखिए भाई, मैं हमास के फेवर में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, अक्टूबर 7 के फेवर में भी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हुआ। लेकिन गाजा में जो हो रहा है वो जेनोसाइड है, और 2 लाख के आसपास लोग जाँ बहक हो गए, यानी इनको मार दिया गया है बेदर्दी के साथ, और गाजा को बंजर बना दिया गया है, और कत्ले आम जारी है।